स्वागत है आप सबका सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो उस क्रम में हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वह किसी भी स्तर का हो, तो हम उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आगे संभावित कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ कहीं भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इससे बनने वाले उन तमाम प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे जिनसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ पे हम उस घटनाक्रम को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1884 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी और बाद में इसी का नाम बदल के 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे यह भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक अधिकारी थे जो कि शिमला में ही बस गए थे। कभी कभी ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। कहने का मतलब क्या है, संस्थापक तो ए.ओ. ह्यूम ही थे, लेकिन वह क्या थे, अब रिटायर्ड हो गए थे, इस वजह से वह एक असैनिक सेवक थे। उससे पहले वह सेना में अक्षय पद पे कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे डब्ल्यू वेडरवन। इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है कि ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे डब्ल्यू वेडरवन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वह मुंबई में हुआ था। और मुंबई में किस स्थान पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था वह पूना में होना प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन मुंबई में कराया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो महासचिव थे वह कौन थे? तो वह थे ए.ओ. ह्यूम। और 1885 से लेके कुल 1906 ईस्वी तक ए.ओ. ह्यूम जो हैं वह कांग्रेस के महासचिव के पद पे रहेंगे। अब पूछा जाए कि ए.ओ. ह्यूम क्या थे सैनिक में, तो ए.ओ. ह्यूम जो थे वह एक आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूलतः कहाँ होना था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1885 ईस्वी में पूना में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया जिसके कारण उसको मुंबई में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में महासचिव कौन था? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे और यह 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव के पद पे रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और इसका टाइम पीरियड कितना है? 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन जो था वह भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? मैंने पीछे बताया कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या उद्देश्य थे? तो 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. यहाँ पे बनर्जी होगा, उनके द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे वह निम्नलिखित थे।
पहला था कि देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। जैसा कि अखिल भारतीय स्तर पे लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ताकि हर क्षेत्र के लोग इससे जुड़ें और पूरे देशव्यापी स्तर पे कोई भी कार्य हो तो उसका संचालन हो सके। अगला था देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस का एक उद्देश्य यह भी था कि वह जाति पाति संप्रदाय आदि की पक्षपात की भावना को दूर करे और लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव पैदा करे। कांग्रेस की स्थापना का अगला उद्देश्य था भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, क्योंकि जितने भी लोग थे तत्कालीन समय में उनके सभी के हित और उनके जो लक्ष्य थे वो अलग अलग थे। तो कांग्रेस का यही लक्ष्य था कि वो सबको एकत्रित करे और सबके अंदर राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी भावना पैदा करे। कांग्रेस की स्थापना का अगला उद्देश्य था जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण। जैसे कि जनता क्या चाहती है उनकी मांगों को सूत्रबद्ध करे और उसको अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करे, और जिससे कि उसके प्रति नियम बनाए जा सकें। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ऐसा यह प्रश्न क्यों बनाया गया है? क्योंकि ठीक उसी समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहा था, उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने द्वारा बनाए हुए एक पार्टी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका अधिवेशन कलकत्ता में कर रहे थे, जिसके कारण वह कांग्रेस की स्थापना वाले अधिवेशन 1885 ईस्वी में शामिल नहीं हुए। हालांकि अगले ही वर्ष 1886 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक साथ एक ही भावना को लेकर चलने वाली दो पार्टी नहीं हो सकती थी देश में। इससे बुरा इम्पैक्ट पड़ता लोगों पर और अंग्रेजों के सामने यह हंसी का पात्र भी बनता। इस वजह से इन दोनों संस्थाओं के उद्देश्य लगभग एक समान थे, इस वजह से इनका विलय कर दिया गया। आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? तो ग्रामसी की युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना अनिल सील ने की थी। यह भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम कुछ प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन, उनके स्थान जहाँ पे वो अधिवेशन आयोजित किए गए, कब आयोजित किए गए, उनके वर्ष और उनके अध्यक्ष कौन थे, इनको जानते हैं। हम इसमें केवल शुरू के 5 ही अधिवेशनों को लेंगे। बाकी अधिवेशनों की सूची हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे अधिवेशनों का क्रम, स्थान, वर्ष और अध्यक्षों का नाम उसमें उल्लेखित होगा। लेकिन यहाँ पे शुरू के 5 जो अधिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से उनको यहाँ करना ज़रूरी है। बाकी इसका एक अलग सेपरेट वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सब की सूची उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ वह बम्बई में हुआ। कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी ने। दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह कलकत्ता में हुआ और यह 1886 ईस्वी में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यह भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के सबसे पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी दादा भाई नौरोजी ही होंगे। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा और अपने सोचने के तरीके को आपको बदलना पड़ेगा कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आपको हर पहलू का ध्यान देना पड़ेगा और हर प्रश्न के लिए तैयार होना पड़ेगा। कांग्रेस का तीसरा जो अधिवेशन था वह मद्रास में हुआ था और 1887 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कब थे? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 ईस्वी में, जो कि मद्रास में आयोजित किया गया था। चौथा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वह इलाहाबाद में हुआ और यह 1888 ईस्वी में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वह जॉर्ज यूले थे। और इस प्रकार यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या फिर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो वो थे जॉर्ज यूले, जो कि इलाहाबाद के 1888 अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और यह चौथा अधिवेशन था।
कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बम्बई में हुआ था और यह 1889 ईस्वी में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह विलियम वेडवर्न थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, यह द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रारंभिक कांग्रेस की संरचना को हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे हम लोगों ने शुरू के 5 कांग्रेस के अधिवेशनों के अध्यक्ष, उनके स्थान और उनके वर्षों के बारे में देखा, वैसे ही कांग्रेस के प्रारंभिक संरचना को देखेंगे और लगातार 5 वर्षों तक कांग्रेस की संरचना क्या रही उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे पहले हम वर्ष देखेंगे, फिर कुल सदस्य कितने थे कांग्रेस के प्रथम वर्ष में, उसके बाद उसके अगले वर्ष कितने हो गए, फिर देखेंगे कि कांग्रेस में मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या थी और फिर महिला सदस्यों की संख्या क्या थी। तो पहला है कि पहला अधिवेशन जो हुआ वह 1885 ईस्वी में हुआ और उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसमें कुल 2 मुस्लिम सदस्य शामिल थे और एक भी महिला सदस्य शामिल नहीं थी। तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ और इसमें कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कि कुल 33 मुस्लिम सदस्य थे और दूसरे अधिवेशन में भी कोई महिला सदस्य नहीं थी। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ और इसमें कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें कुल 81 मुस्लिम सदस्य थे और तीसरे अधिवेशन में भी कोई महिला सदस्य नहीं थी। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ और इसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कि कुल 221 मुस्लिम सदस्य थे और इसमें भी कोई महिला सदस्य नहीं थी। पांचवा जो अधिवेशन हुआ वह 1889 ईस्वी में हुआ और इसमें कुल 1889 सदस्य भी थे और कुल मुस्लिम सदस्यों की संख्या 254 थी और इसी अधिवेशन में सबसे पहले महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी और कुल 10 महिला सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि कांग्रेस का वह प्रथम अधिवेशन कौन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया, तो वह था कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जो कि 1889 ईस्वी में हुआ। उसमें कुल 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। और पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडवर्न। हालांकि इनके अध्यक्षों और इनके स्थानों के बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा कर ली है। कांग्रेस की अगली संरचना हम राज्य के आधार पर देख लेते हैं। कुल 72 सदस्य थे पहले अधिवेशन में, तो उसमें से मुंबई से कुल 38 सदस्य थे, मद्रास से कुल 21 सदस्य थे और संयुक्त प्रांत से कुल 7 सदस्य थे। वहीं पंजाब से 3 सदस्य थे और बंगाल से भी 3 सदस्य थे। यहाँ पे बंगाल में सदस्यों की संख्या कम क्यों थी? क्योंकि उस समय बंगाल हमारे देश की राजधानी थी और वह राष्ट्रवाद का गढ़ भी था। फिर भी बंगाल से सदस्यों की संख्या कम क्यों थी? क्योंकि पीछे मैंने बताया कि वहाँ पे एस.एन. बनर्जी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, जिसका कि विलय 1886 ईस्वी में कांग्रेस में कर दिया गया। तो इसी वजह से वहाँ के सदस्य इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। अगला हम धर्म के आधार पर कांग्रेस के सदस्यों का विभाजन देख लेते हैं। कुल 72 सदस्य थे, जिसमें से हिंदू जो थे वह 54 थे, मुस्लिम सदस्यों की संख्या 2 थी, जैनों की संख्या 12 थी और पारसियों की संख्या 4 थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक विशेष नोट है कि कांग्रेस अधिवेशनों के माध्यम से अपने कार्य की योजना बनाती थी। जैसे कि अधिवेशन का मतलब क्या होता है? अधिवेशन का मतलब होता है सामूहिक बैठक। लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और विचार विमर्श करने के बाद अपनी योजना को जो है वह सूचीबद्ध करते थे और उसी के हिसाब से पूरे साल भर कार्य करते थे। सामान्यतः इनका आयोजन जो था वह दिसंबर महीने में होता था। इसको भी ध्यान रखेंगे, यह भी पूछा जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन 2 प्रकार के थे। पहला अधिवेशन था वार्षिक अधिवेशन, जो कि वर्ष में केवल एक बार आयोजित होता था और वह किस महीने में होता था? वह सामान्यतः दिसंबर महीने में ही होता था। दूसरा अधिवेशन जो था वह विशेष अधिवेशन था और यह अधिवेशन किसी आपातकाल में या फिर विशेष परिस्थिति में आयोजित किया जाता था। जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तो इस तरह के विशेष अधिवेशन आयोजित किए जाते थे। आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा और इसको खोजने का प्रयास भी कीजिएगा। हालांकि मैं इसको बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। कांग्रेस के कुल कितने विशेष अधिवेशन हुए आपको ये बताना है। आपको बताना है कि कुल कितने विशेष अधिवेशन कांग्रेस ने किए थे। अच्छा प्रश्न है और काफ़ी ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है। अच्छा, इन अधिवेशनों में शामिल कौन होते थे? तो कांग्रेस के अधिवेशनों में देश के विभिन्न प्रांतों के कांग्रेस के प्रतिनिधि ही शामिल हो सकते थे। अन्य कोई लोग शामिल नहीं हो सकते थे। जो कांग्रेस के सदस्य हैं वही इस अधिवेशन में शामिल हो सकते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, दादा भाई नौरोजी ने की थी और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कुल 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। मैंने बताया कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से उस चीज़ का उल्लेख करना वहाँ पे आवश्यक था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की एक विशेष घटना थी जिसकी चर्चा हम यहाँ पे कर ही लेते हैं, अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो। बाकी तो अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसको मैं आपको बताते चलता हूँ। तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, इसी अधिवेशन में विषय निर्धारणी समिति का गठन भी किया गया था। यह भी कभी कभी पूछा जाता है। तो पूछा जाए कि कांग्रेस की विषय निर्धारणी समिति का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में विषय निर्धारणी समिति का गठन किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी को कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और यह कब अध्यक्ष बने थे? तो कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था। और यह कांग्रेस का 12वां अधिवेशन भी था। प्रश्न कहीं से भी किसी तरह से भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके उतना चीज़ों को मैं इसमें शामिल करूं ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि 1888 ईस्वी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी और यह प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इन सबकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर कर ली है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष भी जॉर्ज यूले ही थे। देखिए, एक ही प्रश्न को कितने तरीकों से पूछा गया है, तो सारे पहलुओं पर आप ध्यान देंगे और एग्जामिनर की सोच क्या है उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर और हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके साथ साथ जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया था और यह पहला अधिवेशन था जिसमें महिला सदस्यों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई थी। कौन उस समिति का सभापति था? तो विलियम डिग्बी को उस समिति का सभापति बनाया गया था। और इसका निर्माण क्यों किया गया था लंदन में? ताकि लंदन में भारतीयों की बातों को पहुंचाया जा सके, क्योंकि नियम लंदन से ही बनाए जाते थे। तो इस वजह से भारतीयों की बात को पहुंचाने के लिए इस समिति का गठन लंदन में किया गया था। और इस समिति का अगर नाम पूछा जाए तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। तो इस कमेटी के नाम को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इसने एक पत्रिका भी संपादित की थी जो कि साप्ताहिक थी। तो उस पत्रिका का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने कौन सी पत्रिका संपादित की थी? तो उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम था इंडिया, जो कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देते जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के? तो 3 बार। कब कब? तो पहले अध्यक्ष इनको 1886 ईस्वी में बनाया गया था, फिर 1993 ईस्वी में बनाया गया और फिर 1906 ईस्वी में बनाया गया था। इन तीनों डेट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में सबसे पहले गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था और वह अधिवेशन 1915 ईस्वी में बम्बई में आयोजित किया गया था। किंतु उस समय लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वह बम्बई के गवर्नर थे, ना कि भारत के वायसराय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और यह कब बनाई गई थी? तो 1917 ईस्वी के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी के लिए प्रथम बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और वह महिला चुनी जाने वाली कौन थी? वह थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी के सहयोग हेतु एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन था? तो कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाएगी, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होगा। इसलिए अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था वह कौन सा था? वह था अमृतसर अधिवेशन 1919। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक संबंधी एक आवश्यक नोट है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय जो थे वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और वह भी कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि गरम दल के नेताओं में से लाला लाजपत राय एकमात्र व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। अगला प्रश्न है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी? तो अपने नागपुर अधिवेशन में, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था, इसमें सबसे पहले कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इस वजह से यह जो अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से इसके अध्यक्ष का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यह इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल असहयोग आंदोलन शुरू भी किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की मंजूरी प्रदान की गई थी। तो देखिए, इस वजह से भी यह कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण है। हमको लगता है कि कहीं से भी कोई कांग्रेस अधिवेशन पूछ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ विशेष कार्य अवश्य होते हैं उस समय, जिसकी वजह से एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि करंट से कोई संबंधित इशू भी हो जाए तो उस कांग्रेस अधिवेशन से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से आपको हर चीज़ों पर ध्यान बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास ने 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी और इसी के बाद 1923 ईस्वी में ये कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना भी करेंगे। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि दिल्ली के 1923 ईस्वी के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद यह कांग्रेस के अधिवेशन के 1940 ईस्वी में भी अध्यक्ष बनेंगे और 1940 से 1945 कुल 6 वर्षों तक यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। और यह भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। 1940 ईस्वी के बाद कांग्रेस की 1945 ईस्वी तक कोई बैठक नहीं हुई, इस वजह से यही अध्यक्ष बने रहे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो काकीनाडा कांग्रेस में मोहम्मद अली द्वारा 1923 ईस्वी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में विरोध किया गया था। अर्थात 1923 ईस्वी में जब मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन कौन था? तो महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह 1924 ईस्वी में आयोजित हुआ था।
अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो कि कानपुर के 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया और यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह एनी बेसेंट थी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वह होगा सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस के 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और यह कौन से नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था? 40वें नंबर का। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 ईस्वी में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जवाहरलाल नेहरू भी दादा भाई नौरोजी की तरह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। पहला 1929 ईस्वी में, दूसरा 1936 ईस्वी में, तीसरा 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो फैजपुर अधिवेशन जो कि महाराष्ट्र 1937 ईस्वी में हुआ था, उसमें कांग्रेस ने सबसे पहले अपने कृषि नीति की घोषणा की थी। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था वह कौन था? वह कौन सा था? तो वह था फैजपुर का कांग्रेस का अधिवेशन जो कि गांव में आयोजित किया गया था। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। विशेष नोट भी दिया गया है कि कांग्रेस का फैजपुर का अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था और यह 50वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया और इसमें एक विशेष कार्य हुआ कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हरिपुरा 1938 ईस्वी की अध्यक्षीय भाषण में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह 1940 से 46 ईस्वी तक कुल 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे थे, क्योंकि इस बीच कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था और ना ही अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 ईस्वी के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत का विभाजन हुआ 1946 से 48 ईस्वी के बीच में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? वह थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि जब देश को आज़ादी मिल जाए उसके बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए या फिर कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी को, जैसा कि मैंने बताया कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कब कब? 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू को भी 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब? तो 1909 ईस्वी में और 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने कुल 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
अध्यक्षता की थी। पहला लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, दूसरा लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी, तीसरा फैज़पुर अधिवेशन 1937 ईस्वी और फैज़पुर अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, यह किसका कथन है? तो बेडरवन का कथन यह था कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है। अब यह सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या था, इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बस मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि इनका कहना था कि कांग्रेस की स्थापना जो है अंग्रेज़ों के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य कर रही है, अर्थात यह भारतीय लोगों से उनका बचाव कर रही है। बस इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन उसके पीछे क्या तर्क था, उनके कारण क्या थे, इनकी चर्चा हम अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में ही करेंगे, यहाँ पे करना उचित नहीं है। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। चलिए हम कुछ कांग्रेस के गठन के सिद्धांत को जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा जाए कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो बेडरवन ने दिया था। पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है सुरक्षा कपट का सिद्धांत, जिसको कि लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। दूसरा था षड्यंत्र का सिद्धांत, जिसको कि राजनी पालमे दत्त के द्वारा दिया गया, यहाँ पे दत्त होगा। तीसरा था त्वरित चालक का सिद्धांत, और कांग्रेस की स्थापना संबंधित त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि कांग्रेस आंदोलन जो था वह न लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया और न ही उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था, और इसी के आधार पर उन्होंने अपने सुरक्षा कपट का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। उसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं? तो यह कथन भी कर्जन ने कहा था। और कब कहा था? तो 1903 ईस्वी के मद्रास गवर्नर को लिखे पत्र में। जब उसने 1903 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर को पत्र लिखा था तो उसमें यह कथन कहा था कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। अगला प्रश्न है, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? तो ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहकर पुकारा था? तो कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहकर अश्वनी कुमार दत्त ने पुकारा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी मैंने प्रश्न शामिल किए हैं वो सभी ही इंपॉर्टेंट है, तो किसी को आप स्किप नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई। तो ये था कांग्रेस संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर। इसके बाद वाले वीडियो में सभी कांग्रेस के अधिवेशनों की सूची, वे कब हुए थे, वे कौन से नंबर के अधिवेशन थे, उनके अध्यक्ष कौन थे और वह किस स्थान पे हुए थे, इन सब की लिस्ट आपको एक अगले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगी। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मेरा विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा और उपयोगी होगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को सही में हमारा प्रयास पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। CV क्लासेज YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।